एक टेस्ट कैसे, अब हम लोगों ने अल्कोहल फेनॉल को तो डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है, अल्कोहल्स को फेनॉल से डिफरेंशिएट कर लिया, चलो ठीक है। अब हमें अगर मान लो अल्कोहल से दे दिया जाए और ये बोला जाए कि तुम्हारे पास कोई भी अल्कोहल हो सकता है, या तो वो प्राइमरी, या तो वो सेकेंडरी, या तो वो टर्शरी हो सकता है। अब कैसे टेस्ट करोगे? तो फिर इस चीज़ के टेस्ट के लिए हमारे पास एक ल्यूकस रिएजेंट होता है, ठीक है, रिएजेंट होता है। अब ये ल्यूकस रिएजेंट क्या है? आपका कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2, यानी कि जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जब ये रिएजेंट हम लोग यूज़ करेंगे और किसी भी हैलाइड्स जो है वो हमारे इमिजिबल होते हैं, ठीक है, इमिजिबल मतलब मिक्स नहीं हो पाते और एक टर्बिडिटी जैसा सॉल्यूशन बनता है, मतलब एक घुला हुआ पानी होता है ना, घुला हुआ पानी वैसा सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर वो टर्जरी होगा तो वो टर्बिडिटी तुरंत हमें दे देगा, अगर वो सेकेंडरी होगा तो हमें 5 मिनट बाद देगा, और अगर वो प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो टर्बिडिटी देगा ही नहीं। मतलब ये जो आपका घुला हुआ पानी है ना, घुला हुआ पानी है, अगर वो टर्जरी होगा तो तुरंत इमीडिएटली दे देगा, अगर वो सेकेंडरी है तो 5 मिनट बाद देगा, और अगर वो प्राइमरी है तो वो देगा ही नहीं, ठीक है। तो ल्यूकस टेस्ट कहता है कि हैलाइड्स जो होते हैं वो इमिजिबल होते हैं और एक टर्बिडिटी टाइप का देते हैं, लेकिन अगर आपका प्राइमरी होगा तो वो इस टेस्ट को नेगेटिव कर देगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा घुल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट आइडोफॉर्म टेस्ट है। आइडोफॉर्म टेस्ट भी काफ़ी मानचीन टेस्ट होता है। ये कहता है कि जितने अल्कोहल्स में OH ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो अदर अल्कोहल्स से आइडोफॉर्म टेस्ट में डिफ्रेंशिएट होते हैं। कैसे? हम कहेंगे कि जो इथाइल अल्कोहल है वो दूसरे अल्कोहल से डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं। कैसे? बाय आइडोफॉर्म टेस्ट से। तो हम आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे करेंगे? इथाइल अल्कोहल को NaOH से मिला के हीट करेंगे तो हमारे पास ये देगा आइडोफॉर्म। याद करिए हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाते थे, ऐसे बनाए हैं ना क्लोरोफॉर्म, वही। तो फिर अगर ये CHCl3 हो जाता तो वो हमारा क्लोरोफॉर्म हो जाता, ठीक है। तो आइडोफॉर्म बनाया और ये सॉल्ट बना और ये सोडियम आयोडाइड बना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका इस्तेमाल करेंगे इस मिथाइल अल्कोहल का। मान लो कोई हमारे पास मिथाइल अल्कोहल दिया हुआ है और फिर हमने इसको टेस्ट किया और हमारे पास कोई भी रिएक्शन मिलेगा नहीं, समझ लो, तो हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा। अगर इथाइल अल्कोहल है तो हमें आइडोफॉर्म मिलेगा, अगर मिथाइल अल्कोहल है तो हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा, समझ रहे? मतलब हमारे पास इस तरह का चेन होना चाहिए कार्बन। तो इससे हम लोग अल्कोहल्स और फेनॉल्स को भी अलग कर सकते हैं ना। तो हाँ, तो ल्यूकस टेस्ट और आपका आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट है, ओके। चलो आज हम लोग इथर्स पढ़ेंगे, इथर्स, ठीक है। अब इथर्स का क्या होता है? R, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O और R। अब ये R भी हो सकता है, R भी हो सकता है, कुछ भी लिखिएगा, ठीक है। ये हम इथर कहते हैं, ठीक। और मैक्सिमम अभी पहले फ़िलहाल आप यही देखो कि ईथर हम लोग RCOOR ही लिखेंगे, ठीक है। ईथर्स का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इस ईथर के स्ट्रक्चर में हम लोग को पहले इसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन सिंपल सा है, ज़्यादा नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, याद करने का तरीका वही है, एक रिएक्शन को 4 बार देख के लिखना है, 5वीं बार आप खुद भी लर्न हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका ईथर्स को प्रिपेयर करने का होता है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन का शब्द सुन के ही आपको क्लियर हो रहा है कि हमें पानी हटाना है, पानी हटाना है। अब अल्कोहल है, सबसे सिंपल अल्कोहल, अगर मैं C2H5OH लूँ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको CH3CH2OH, ठीक है। ये क्या हुआ? इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। अब अगर मैं कंसनट्रेटेड H2, अगर मैं इसको H2SO4 से हीट करूँ, नॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 सिंपली से हीट करूँ, तो आपके पास एक एल्कीन मिलेगा कि नहीं? पहले हम लोग ये प्रिपेयर कर चुके हैं अल्कोहल वाले चैप्टर में। लेकिन इसी को ही अगर मैं थोड़ा कम टेम्परेचर ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब H2SO4 तो लूँगी नॉर्मल, लेकिन अगर मैं इसको 413 केल्विन से ट्रैवल रिएक्शन कर रहा हूँ तो मेरे को इथॉक्सी इथेन मिलेगा। अच्छा, ईथर का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है ऑक्सी, ठीक है। ईथर का जैसे सफिक्स सबका यूज़ करते हैं ना, अल्कोहल का ऑल यूज़ करते हैं सफिक्स, ठीक है। इथेन का एन यूज़ करते हैं, इथीन का इन यूज़ करते हैं, उसी तरह इसका ऑक्सी यूज़ करते हैं पहली बार। तो अगर मैंने 443 केल्विन टेम्परेचर लगाया तो मेरे पास एल्कीन होगा बेटा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 413 केल्विन टेम्परेचर इस्तेमाल किया तो मेरे को ईथर मिलेगा C2H5O C2H5, ठीक है। ये क्या है? ईथर। और इस ईथर का नाम क्या? इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। समझ में आ गया ना? इजी है। तो एग्जाम में आपको मैं कल भी बताई थी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये भीतर में ये मटेरियल दे क्या रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ये कैसे हुआ, तो आप बोलोगे बेटा जी ये एक न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी कि ये एक SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, ठीक है। और ये एक SN2 रिएक्शन होने के कारण इसका एक मैकेनिज्म है। सबसे पहला मैकेनिज्म है कि क्या, कि सबसे पहले हमारे पास OH को प्लस बनाना पड़ता है, यानी कि आप देखो कि CH3 CH2, यहाँ पर O है, यहाँ पर H है, O के पास लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, ये दोनों क्या है? इसके लोन पेयर है। अब हम इसको H+ आयंस दे रहे हैं तो ये इससे जाके अटैच होगा कि नहीं? प्लस माइनस के पास जाके अटैच होगा, तो ये क्या बनाएगा? CH3 CH2 OH, यहाँ पे आके H जुड़ा। अब मुझे बताओ, इसके लोन पेयर थे तब तो ये स्टेबल था, लेकिन जैसे इसका चला गया तो ये पॉजिटिव आयन बन गया कि नहीं? पॉजिटिव आयन बन गया, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव आयन बना था तो CH3 CH2, यहाँ पर O, 2 पॉजिटिव आयन,
ठीक है, और H यहाँ पे जुड़ा है। क्लियर है ना, समझ में आया? ये हमारा पहले का है, ये हमारा पहले का है, और प्लस हम करेंगे यहाँ का जो पॉजिटिव आयन था, सॉरी यहाँ पर ऐसा ऑलरेडी इथाइल अल्कोहल मौजूद है, और अभी हमारे पास एक पॉजिटिव आयन बना, वो क्या था, CH3 CH2O पॉजिटिव, यहाँ पर H बना था कि नहीं, ये हमारे पास बना था, और यहाँ पर हमारा इथाइल अल्कोहल है। अब क्या होगा, अटैक होगा, अटैक होके यहाँ पर ये चीज़ जुड़ेगी, ठीक है। अब जब यहाँ पर चीज़ जुड़ेगी तो बताओ कि ये निकालेगा वाटर को, ये H2O को निकालेगा, और ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगी, समझ रहे हो? ये चीज़ मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ से निकलेगा और ये चीज़ जाके इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास क्या बना, चलो करते हैं, CH3 CH2O जब जुड़ेगा उसे तो O तो प्लस हो गया इसका मतलब, ठीक है, और इधर CH2 CH3 प्लस आपका जो वाटर निकला, ठीक है। अब हमें इस चीज़ को स्टेबलाइज कराना पड़ेगा, तो इस चीज़ को कैसे स्टेबलाइज कराएंगे, इस चीज़ को स्टेबलाइज कराने के लिए कुछ नहीं करना, बस ये वाली बॉन्ड को तोड़ देना है, ठीक है। तो ये वाली बॉन्ड टूट के H+ बाहर निकल जाएगी, तो ऑलरेडी मेरा मीडियम ही H+ का ही है, तो H+ बाहर निकलेगी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ नहीं कि ये स्टेप हो जाने के बाद मेरा क्या मिलेगा, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, प्लस H+। क्लियर है कि नहीं, बताओ? समझ में आ गया ना? ये वाला इसका मैकेनिज्म ईजी है, इस मैकेनिज्म को और 2 बार आप लोग लिखोगे, आप लोग को लर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो है विलियमसन। ये आपको ना, ये जितने भी हम लोग रिएक्शन का कन्वर्जन करते हैं ना, उसमें आपको ये पूछेगा, बार बार रिक्वायरमेंट होगा सिंथेसिस। डायरेक्ट अगर नेम रिएक्शन के हिसाब से ना भी पूछे तो आपसे ऐसे पूछ लेगा, ठीक है, RX + R-ONA, ठीक है। ये क्या है, सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, या आप सॉरी सोडियम सॉल्ट बोल रहे हैं, ये सोडियम एल्कोऑक्साइड है, ये सोडियम एल्कोऑक्साइड है, तो आप लिखोगे सोडियम एल्कोऑक्साइड, ठीक है। और ये आपका सिंपल एक एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है कि नहीं, फर्स्ट चैप्टर में एल्किल हैलाइड का है। अब ये जब रिएक्ट करेगा बेटा जी, तो ये ROR- बनाएगा प्लस NaX बनाएगा। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईथर का बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो ROR ही हमेशा रहे, ये दोनों हमेशा सेम रहे, ये ऐसे भी हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। दो तरफ दोनों सेम एल्किल ग्रुप हो या डिफरेंट एल्किल ग्रुप हो, इट डजंट कोई एक बाध्यता नहीं है हमारे पास, ठीक है। ओके, अब इसको लिखिए, क्यों, ये जो इंटायर रिएक्शन जो आपका विलियमसन सिंथेसिस है, जिसमें हम लोग एक ईथर का सिंथेसिस कर रहे हैं, वो भी एक आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एल्किल ऑक्साइड आयन जो है अटैक करता है हैलाइड पर, एल्किल हैलाइड पर। लेकिन वो एल्किल हैलाइड होता कैसा है, ये एल्किल हैलाइड बेटा जी प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई एक टर्शियरी एल्को ऑक्साइड लिया, कैसे होगा, ये ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर और यहाँ पे सोडियम आयन प्लस। अब मुझे ये बताओ, और साथ में मैंने एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड लिया, मान लो CH3Br लिया, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अब आप बताओ कि अगर ये इधर चला गया तो ये वाला अकेला रह जाएगा, तो जब ये अकेला पॉजिटिव रह जाएगा तो इसके लोन पेयर इसको अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे। करने के बाद क्या होगा, एक आपका प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, वही जो रिक्वायरमेंट है मेरा, CH3O, इसके पास साथ में यहाँ वाला टर्जरी जुड़ जाएगा। अब देखो क्यों ये SN2 है, मैंने आपको बताया था कि जो SN2 रिएक्शन है वो कैसा होता है, वो होता है इन्वर्जन, स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है उसमें, स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन। अब जब इसमें स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन, देखो पहले ये इस साइड था, अब जब जुड़ा और फाइनल प्रोडक्ट बना तो वो इस साइड हो गया कि नहीं, फाइनल प्रोडक्ट इस साइड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन हुआ कि नहीं, इधर से लेके उधर तक, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा एस्टर बना, ये हमारा क्या बना, एस्टर, और साथ में NaBr बना, साथ में सोडियम ब्रोमाइड बना, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा अगर रिजल्ट आपसे पूछा जाए कि विलियमसन सिंथेसिस ऑफ एस्टर जो होगा, सबसे बेस्ट रिजल्ट जो देगा वो प्राइमरी, बेस्ट रिजल्ट जो होगा वो आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर देगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि SN2 रिएक्शन होता है और SN2 रिएक्शन में बल्कीनेस कम हो ज़्यादा अच्छा होता है कि नहीं, बल्कीनेस का, तो इस वजह से ये होगा, ठीक है। चलो इसको लिखो, क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर, ठीक है। आज हम लोग इसको खत्म करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। क्या है बेटा जी, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करेंगे वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब क्या, कि कोई भी हैलाइड ग्रुप का जुड़ना, हैलोजिनेशन हुआ, ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई भी एक ईथर है, जैसे कि बेंजीन रिंग का लिया मैंने, ठीक है, OCH3, ये क्या है, इधर है, यहाँ पर भी R, यहाँ पर O, यहाँ पर R' हो गया, दो अलग अलग। अब इसको हम क्या करेंगे, Br2 ब्रोमीन वाटर इन इथेनोइक एसिड, ब्रोमीन को इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड में जब हम इसको ट्रीट करेंगे बेटा, तो मेरे पास एक ऑर्थो और पैरा पोजीशन मिलेगी, क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। OCH3 यहाँ पर तो होगा ही, लेकिन हमें एक पैरा में Br मिलेगा, प्लस हमें एक ऑर्थो में Br मिलेगा, कुछ इस टाइप का, OCH3 और यहाँ पर ब्रोमीन, क्लियर है। तो अब मुझे आप बताओ कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और ये वाला आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर मैं इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, एनिसोल कहते हैं, याद रखना। इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लिख दे रही हूँ तो आपको ध्यान रहेगा,
ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना OCH3, ये OCH3 का स्ट्रक्चर को हम लोग एनीसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीसोल। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हमारा, ये मेजर और ये माइनर, इसका नाम क्या है? ऑर्थोब्रोमो एनीसोल। ऑर्थोब्रोमो एनीसोल, ये माइनर हो गया, और ये प्यारा ब्रोमो एनीसोल। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? नो। चलो अब करो इसे बेटा जी। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये आपके नेम रिएक्शन से भी आ सकता है, और ये आपके ऐसे मतलब जो रिएक्शन में हो रहा है उसका यूज़ करना भी आपके लिए आ सकता है। नेम लिखिए इसका, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लो हमारे पास कोई एनिसोल है, एंड अब मैं जब भी एनिसोल का नाम लूँगी तो आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, या अगर मैं इसका, ये तो मैंने ऐसे एनिसोल बोला है, अगर मैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखती तो क्या लिखती? मिथाइल फेनिल ईथर, या आप बोल सकते हो कि मिथाइल ऑक्सी होता है ना, तो आप इसको अभी तो लिखो इसका मिथाइल फेनिल ईथर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इस पर कोई आपका एल्किल हैलाइड कराती प्राइमरी वाला और ट्रीट करवाऊंगी एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ ही साथ CH2। ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा? एक एल्किल ग्रुप का सब्सटीट्यूशन होगा, यानी कि यहाँ पर ये तो हमारा ओरिजिनल एनिसोल है, इसके ऑर्थो पर आपके पास CH3 ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, एक ये बनेगा और एक पैरा बनेगा। ये आपका ऑर्थो ओरिजिनल है और पैरा पोजीशन पे CH3 होगा। अब हमें पता है भैया जो पैरा वाला होता है वो मेजर ग्रुप होता है, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसका नाम बताओ क्या करेंगे? अभी हमने बताया। अच्छा एक बात बताइए, मैंने जब आपको ये वाला स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने इस स्ट्रक्चर का नाम क्या बताया था? याद करिए, टॉलुइन बोला था। क्या बोला था? टॉलुइन बोला था ना। यहाँ पर ये क्या है? एक टॉलुइन है, और टॉलुइन पर ईथर ग्रुप का अटैचमेंट है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे 2-मिथॉक्सी टॉलुइन। ठीक है, इसी तरह ये क्या हो जाएगा? काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, याद रहे, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4। एल्किल ग्रुप की प्रायोरिटी पहले है, ईथर ग्रुप की प्रायोरिटी बाद में है। ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट में ईथर आपके लीस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आता है, जबकि एल्केन ये सब आपके मिडिल प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं। तो जो नंबरिंग होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी बेटा जी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 पर जुड़ा हुआ है कि 1 पर आपका मेन टॉलविन का एल्किल है, और 4 पर आपका ऑक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप इसका नाम IUPAC नोमेनक्लेचर क्या लिखोगे? 4-मिथॉक्सी टॉलुइन। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आ गया फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन? इसमें मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर भी बता दिया, और साथ में इस ऑक्सी का और उसका प्रायोरिटी लिस्ट भी बता दिया। इसमें हमने एक एल्किल ग्रुप को अटैच किया है। ठीक है, एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कभी उसको जोड़ के लिखा जाता है, कभी इसको अलग करके हेडिंग ही दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एसाइलेशन रिएक्शन है ना, ये काफ़ी आपको जब हम लोग रिएक्शन फॉरवर्ड करवाते हैं ना, A B क्या प्रोडक्ट है ये सब जानने के लिए, तब इसका मेन इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग। इसे हम फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी कह सकते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एसाइल ग्रुप होता कौन सा है? तो देखो, जब भी कोई RCOCl टाइप का ग्रुप हो, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एसाइल। ठीक है, ये पहले भी बताया हम लोग, उसमें फेनॉल्स के समय भी पढ़े थे और इसमें भी पढ़े थे। ठीक है, क्योंकि फेनॉल्स को प्रिपेयर करने टाइम हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी, याद करना। तो देखो क्या है कि मानो कि हमारे पास कोई एक ईथर है, जैसे कि ऐसा OCH3। ठीक है, ये ईथर है, अभी हम लोग ने पढ़ा, इसको मिथाइल फेनिल ईथर कहेंगे। ठीक है, अब इसके साथ हम एक एसाइल ग्रुप लेंगे। एसाइल ग्रुप यानी कि बताओ क्या? CH3COCl। मान लो आर की जगह पे हमने सिंपल सा मिथाइल ग्रुप लिया है। ठीक है, तो इसको अब हम एनहाइड्रस AlCl3 से चेक करेंगे। AlCl3 एनहाइड्रस मतलब उसमें एक भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। ठीक है, तो हमें एक एसाइल ग्रुप का अटैचमेंट मिलेगा बेटा जी, वही ऑर्थो और इसमें पैरा में। ये तो हमारा ऑलरेडी OCH3 जुड़ा ही हुआ है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मेन जुड़ा क्या हमारे पास? COCH3 जुड़ा है। ठीक है, मेन क्या जुड़ा? COCH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-मिथॉक्सी एसीटोफेनोन। 2-मिथॉक्सी ऑक्सी एसीटोफेनोन। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे है फेनोन। पहले मैं एक और प्रोडक्ट बना लूँ। ये तो हमारा ऑर्थो वाला है, अब पैरा वाला बनेगा। तो ये तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, मेन रिएक्टेंट यही था, पैरा में जोड़ दिया, पैरा में COCH3। अब आप एक बात बताओ, ये मैं लिख दूँ अगर 4-मिथॉक्सी एसीटोफेनोन। ठीक है, अब देखो फेनोन का मतलब क्या है? लास्ट में आपका जो सफिक्स है वो क्या जुड़ा? ONE जुड़ा कि नहीं? ONE। और मैंने आपको बोला था जो कीटोनिक ग्रुप होते हैं, कीटोन्स में जो सफिक्स होता है वो यही होता है, ONE, ओन होता है, ओन होता है। ठीक है, तो जब उसमें भी ओन होता है तो आप मुझे बताओ कि ये RCOR हुआ कि नहीं?
RCOR हुआ, बस खाली एक्स्ट्रा इसमें एक ये ग्रुप जोड़ा गया है। तो प्रायोरिटी लिस्ट में हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या थी? यही फंक्शनल्स ग्रुप की थी ना, कार्बोनिल, CHO, OH, COH, यही सब हाई प्रायोरिटी लिस्ट में थे हमारे सॉरी। तो ये क्या हो गया हमारे पास? एक फिनोन ग्रुप, यानी कि एसीटोन कीटोनिक ग्रुप। क्लियर है? एसाइलेशन में हमें कीटोनिक ग्रुप मिलता है। चलो लिखो इसे। नेक्स्ट जो है हमारा वो नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन किसका? ईथर का। ईथर में भी हम लोग क्या ले रहे हैं? एनिसोल ले रहे हैं। एनिसोल, ठीक है। एनिसोल का मतलब क्या हुआ कि आपके फेनिल या आपके बेंजीन ग्रुप में OCH3 जुड़ जाता है जब, तो इधर आपके पास H2SO4 है और आपके पास HNO3 है, ठीक है। इनका मिला के आपके पास ऑर्थो और पैरा ग्रुप में NO2 जुड़ जाएगा। याद करना कितना आसान है, ये ऑलरेडी हमारे पास है ही, बस हमें एक ग्रुप में NO2 जोड़ना है, ठीक है, और दूसरा आपके पैरा ग्रुप में NO2 को जोड़ना है, ठीक है। क्लियर है ना? तो ये क्या बना? 2 नाइट्रो एनिसोल, ये बना आपका 2 नाइट्रो एनिसोल, और ये आपका बना 4 नाइट्रो एनिसोल, 4 नाइट्रो एनिसोल। क्लियर है? ये आपका पूरा इथर था, ठीक है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? ये सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन। क्या पूछा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो पहला वाला क्या अल्कोहल है बताओ? पहला वाला कैसा अल्कोहल है? ये अल्कोहल वाली जो ग्रुप है ये किस में जुड़ी है? एक सिंगल में जुड़ी है ना, तो इसका मतलब ये प्राइमरी हुआ, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये भी एक सिंगल वाले में जुड़ी हुई है, तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल हो गई। ये वाली भी एक सिंगल में जुड़ी हुई है, तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल। अब ये अल्कोहल किस में जुड़ा हुआ है? ये क्या इसमें जुड़ा हुआ है? नहीं, इस अल्कोहल में ऑलरेडी 2 ब्रांचिंग है, इसका मतलब ये क्या हो गया? सेकेंडरी। ये वाला अल्कोहल क्या हो जाएगा बताओ? इस वाले के साथ जुड़ा हुआ है ना, इस वाले के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस अल्कोहल के इसके पास ऑलरेडी 2 तरफ 2 जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी हुआ। लेकिन इस वाले क्या बताओ? इस वाले अल्कोहल जो जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन के तीनों तरफ जुड़ा हुआ है कि नहीं? तीनों तरफ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? टर्शियरी हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसमें ये पूछ लिया होता कि एलाइलिक अल्कोहल्स कौन से होते हैं? एलाइलिक अल्कोहल्स, तो एलाइलिक अल्कोहल्स कौन से होते हैं? जो जस्ट आपके डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो। तो आप साइड में एक लिख लो, मैं आपको डेफिनेशन ही लिखा दे रही हूँ। एलाइलिक अल्कोहल्स जो होते हैं आर दोज इन विच द कार्बन नेक्स्ट to the one bearing OH group, यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। OH ग्रुप इज linked by a double bond। क्लियर है? तो जो आपके डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है, वो क्या होगा? एक एलाइलिक ग्रुप होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बताओ यस और नो। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा जो होगा आपका वो क्या है? एलाइलिक, ठीक है, एलाइलिक। ये देखो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये उधर वाला भी, और ये वाला भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर OH है, उसके साथ जो कार्बन है वो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एसोसिएट होना चाहिए। यहाँ पर भी जो जुड़ा हुआ है उसका साइड वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए वो एलाइलिक है। क्लियर है ना? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है? IPSC नॉमेनक्लेचर, ये करना है हमें। अब बताइए यहाँ पर सबसे पहला वाला क्या है? कार्बन की नंबरिंग करिए। तो यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट में OH सबसे ज़्यादा आएगा कि नहीं? तो कार्बन की नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। कार्बन की नंबरिंग 5 पे रखी। अब देखो 1 पर OH जुड़ा है, 3 पर Cl जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है।